हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज बोरिंग मशीन। जैसे बोरिंग वर्ड हमने एक बार सुना था हमारा ड्रिलिंग के चैप्टर में। ड्रिलिंग क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं। टू मेक ए सर्कुलर होल इन एनी वर्क पीस इज नोन एज ए ड्रिलिंग। और वही चैप्टर में हमने ड्रिलिंग के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं उसमें उसका एक ऑपरेशन था, दैट इज बोरिंग। तो बोरिंग क्या होता है, तो एक लाइन में अगर उसको बोलना है तो बोरिंग इज द एनलार्जमेंट ऑफ द ड्रिल होल। आपने कोई एक होल किया हुआ है, ड्रिल किया हुआ है, उसी को आपको कुछ बड़ा करना है, दैट इज नोन एज द बोरिंग। So boring is the process of aligning, sizing and finishing a cylindrical or tapered hole using a single point cutting tool which rotates relative to the workpiece। मतलब आपको होल आपने अगर किया है लेकिन वो सर्कुलर होल नहीं हुआ है, थोड़ा एसेंट्रिक है, तो उसको अलाइन करना है। साइजिंग माने आपने अगर 20 mm का ड्रिल होल किया हुआ है और उसमें से आपको 30 mm का या उससे बड़ा करना है, देन इट इज नोन एज ए साइजिंग। एंड फिनिशिंग, जैसे ही आपने कुछ होल किया हुआ है लेकिन सरफेस फिनिश ऑफ द ड्रिल होल इज नॉट अप टू रिक्वायरमेंट, तो उसको फिनिश करना है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ए बोरिंग ऑपरेशन। और अगर ये होल आपने टेपर किया हुआ है लेकिन आपको उसको सिलिंड्रिकल करना है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ए बोरिंग ऑपरेशन। ये जो बोरिंग ऑपरेशन है वो बोरिंग मशीन पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करके होता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, बोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग, साइजिंग and finishing a cylindrical or tapered hole using a single point cutting tool which rotates relative to the workpiece। मतलब आपको जो भी सेंटर में वर्कपीस की जो भी लाइन में आपको ये होल बोरिंग होल करना है, तो वो सेंटर पे आपको बोरिंग का जो टूल है या जो टूल आप जहाँ पे फिक्स करते हैं, दैट इज नोन एज ए बोरिंग बार, वो उसको सेंटर में आपको रखना है। द प्रोसेस इज इल्यूस्ट्रेटेड इन फिगर। ये नेक्स्ट पेज में आपको मैं फिगर दिखाऊंगा। द बोरिंग बार इज मूव्ड इन टू द वर्क पीस अलोंग द एक्सिस ऑफ द होल फॉर फीडिंग। मतलब जो सेंटर पे आपको होल करना है वो सेंटर पे आपको बोरिंग बार रखने का होता है। पहले मैं आपको उसका फिगर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये उसका क्रॉस सेक्शन किया हुआ फिगर है। सेंटर में एक क्रॉस दिया हुआ है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां पे आपका बोरिंग बार रोटेट होता है। उसके ऊपर जो है वो आप राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर देखें तो जो ड्रिल किया हुआ एक होल है वो पहले से किया हुआ है, और उसके बाद में जो डॉटेड लाइन दिखाया है वो होल आपको उसको बड़ा करना है, दैट इज द डिजायर्ड सिलिंड्रिकल सरफेस। और उसके नीचे ड्रिल होल के नीचे आप देखो तो एक बोरिंग बार है जो वो एक्सिस पे घूमता है। और बोरिंग बार में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो बोरिंग बार के अंदर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमने फिक्स किया हुआ है, और एक ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन दिखाया है, वो बोरिंग बार ये डायरेक्शन में रोटेट होता है। और ये जो आपने एक बार, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो ड्रिल होल किया है और आपका डिजायर्ड सिलिंड्रिकल सरफेस है वो सिंगल कट में आप हो जाएगा, तो आपको धीरे धीरे आपको ये जो टूल है वो उसको फीड करने का होता है। अप टू कहाँ तक करेंगे कि जैसे आपको जो भी शेप में जो साइज में आपका रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना हो जाए तब तक इस तरह से आपको टूल को फीड करना है। मैं उसका एग्जांपल देता हूं। जैसे लेथ मशीन पे आप टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मान लो कि आपका इनिशियल साइज 50 mm है
और 50 mm को घटा के कम करके आपको 30 mm का डायमीटर चाहिए। तो 50 mm से 30 mm सिंगल कट में पॉसिबल नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 mm का कट लेंगे, अगेन 2 mm का। तो हर एक टाइम आप टूल को वर्कपीस के नज़दीक में आप फीड करते रहते हैं। इसी तरह से आपने एक बार मान लो 40 mm का ड्रिल होल कर दिया है और 40 में से आपको 60 mm फिर से आपको बोरिंग करना है, तो 40 to 60 डायरेक्ट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, 40 में से 45 बनाएंगे, 45 से 50 बनाएंगे। तो हर बार आपको टूल को वर्कपीस के जो भी साइड में आपको उसको फीड करना पड़ेगा, बराबर। तो ये था किस तरह से बोरिंग मशीन ऑपरेट होता है, उसका आपको मैंने दिखाया है। अभी आगे देखेंगे। सो द प्रोसेस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। द बोरिंग बार इज मूव्ड इनटू द वर्कपीस along the axis of the hole for feeding. A drill or a cord hole can be properly located with reference to the axis of rotation of the boring tool with this process. The hole can be enlarged in size with a good surface finish, and any out of roundness of the hole can be corrected. Any out of roundness that means कि अगर आपने जो ड्रिल किया हुआ है उसमें अगर राउंडनेस प्रॉपर नहीं है या वो सिलिंड्रिकल है या एसेंट्रिक है, तो ड्यूरिंग दिस बोरिंग ऑपरेशन यू कैन रिमूव ऑल दिस आउट ऑफ राउंडनेस या eccentricity with the help of this boring machine या boring process. Boring can also be used to produce holes which are too large for drilling. बोरिंग कहाँ पे यूज होता है, आपको दिमाग में ऐसा आता होगा कि क्यों ना 60 mm का, 80 mm का या 100 mm का ड्रिल आप डायरेक्ट ड्रिलिंग मशीन पे ना कर दे। लेकिन बोरिंग मशीन कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे बड़ी साइज का आपको ड्रिलिंग करना है। जो आपके प्लांट में ड्रिलिंग मशीन की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 50 mm तक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर आपको 100 mm का ड्रिलिंग करना है तो 100 mm का ड्रिल आप दूसरा परचेज करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, आप एक ड्रिल मशीन रखेंगे और एक बोरिंग मशीन रखेंगे। अगर आपको 50 mm से ज़्यादा डायमीटर का ड्रिल करना है तो एक बार आप ड्रिल मशीन पे 50 mm का ड्रिल कर देंगे और उसके बाद वही वर्कपीस को आप बोरिंग मशीन पे ले जाके 50 mm से 60, 70, 80, 90 या वॉट एवर साइज यू रिक्वायर्ड, आप उसमें वो ड्रिल को एनलार्ज करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप करेंगे। बोरिंग कैन बी डन ऑन लेथ, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग एंड बोरिंग मशीन्स। आप बोरिंग ऑपरेशंस कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, तो लेथ मशीन पे भी कर सकते हैं। हमने लेथ के चैप्टर में भी देखा था कि आप लेथ मशीन पे बोरिंग कैसे कर सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन में भी कर सकते हैं, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मिलिंग मशीन में भी कर सकते हैं और बोरिंग मशीन में भी आप बोरिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये था जो हमने डिस्कस किया क्रॉस सेक्शन एरिया कि किस तरह से बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। Since boring is done with a single point cutting tool, very small amount of material is required to be left as boring allowance. जैसे आप सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से बोरिंग ऑपरेशंस करते हैं तो उसमें अलाउंसेस बहुत आप क्लोज अलाउंसेस आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यूजुअल वैल्यू ऑफ द बोरिंग अलाउंस प्रोवाइडेड वेरीज फ्रॉम 0.5 to 1.5 mm for boring up to 30 mm diameter holes, depending upon the size of the hole and the finish desired. जैसे मान लो कि आपको 30 mm तक का बोरिंग करना है तो उसमें आप अलाउंसेस 0.5 to 1.5 mm का आपको उसमें मिल सकता है। और अगर 30 mm से ज़्यादा डायमीटर का आपको बोरिंग करना है then the allowances value varies from 1.5 mm to 2 mm. There are several types of machines developed for enlarging the holes and for closely allied operations such as facing and tapping.
बहुत सारे टाइप के बोरिंग मशीन है, और उसमें आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोरिंग ऑपरेशंस कर सकते हो, आप उसमें वर्कपीस के सरफेस में फेसिंग ऑपरेशंस कर सकते हो और टैपिंग ऑपरेशंस भी आप उसमें कर सकते हो। नाउ विच आर द मेन पार्ट्स? तो these are the main parts of the boring machine: headstock, column, the column base, end support column, runways, table and saddle, bed, floor plate and cross rail। ये जितने भी मेन पार्ट्स है, ऐसा नहीं कि हर एक मशीन्स में ये सब होते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द विच टाइप ऑफ मशीन इज देयर। कोई जैसे मान लो क्रॉस रेल, तो क्रॉस रेल हर एक में नहीं होता है, वो जो उसका आप मल्टीपल्स टाइप का जो स्पिंडल टाइप का जो मशीन होता है उसमें होता है। इसी तरह से हम हर एक जो मेन पार्ट्स है उसके ऊपर आज ये लेक्चर में देखेंगे। हेड स्टॉक, तो हेड स्टॉक क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द मशीन। द एंटायर मशीन इज बिल्ट अराउंड इट। हेड स्टॉक वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मशीन का, और जो मशीन है वो ये उसके जो उसका बिल्डिंग है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो उसके नज़दीक में, मतलब उसके अराउंड में ही होता है। मेन पार्ट क्या हुआ? तो हेड स्टॉक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इट सपोर्ट्स, ड्राइव्स एंड फीड्स द टूल। हेड स्टॉक का मेन फंक्शन क्या है? वो मेन टूल जो टूल होता है उसको सपोर्ट करता है, उसको ड्राइव भी देता है और उसको फीड भी देता है। इट में कंटेन 1 और 2 स्पिंडल्स। हेड स्टॉक में 1 या 2 स्पिंडल होते हैं। 1 स्पिंडल इज हैवी एंड स्लो मूविंग। पहला जो एक स्पिंडल होता है वो थोड़ा हैवी टाइप का होता है एंड स्लो मूविंग होता है, एंड ये जो हैवी और स्लो मूविंग जो स्पिंडल होता है दैट इज फॉर द हैवियर ऑपरेशंस ऑफ बोरिंग और ड्रिलिंग। आप हैवियर ऑपरेशन किसको बोलेंगे? कि अगर आप उसमें ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट लेते हैं, ज़्यादा कटिंग लेते हैं, दैट मीन्स के हैवी ऑपरेशंस आप उसमें करते हैं। और जो दूसरा स्पिंडल है वो द अदर स्पिंडल इज लाइटर एंड फास्टर फॉर ड्रिलिंग एंड टैपिंग स्मॉल होल्स एंड मिल वर्क। जो दूसरा जो स्पिंडल है वो लाइटर वर्क है, थोड़ा कम अमाउंट में आपको उसमें मटेरियल रिमूव करना है और फास्ट करना है, और उसमें आप उसमें क्या क्या कर सकते हैं? टैपिंग और छोटे छोटे होल और मिलिंग वर्क भी आप उससे कर सकते हो। स्पिंडल रोटेशन इज रिवर्सिबल इन आइदर केस फॉर बैकिंग आउट टूल्स एंड फॉर राइट एंड लेफ्ट हैंड कटर्स। मतलब ये स्पिंडल का रोटेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है, डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता है, आप उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एंड मिल कटर यूज करते हैं। तो एंड मिल कटर्स कैसे होते हैं? वो राइट हैंड साइड भी होते हैं और लेफ्ट हैंड कटर्स भी होते हैं। तो जिस तरह से आपने कटर यूज किया है उसी हिसाब से आप स्पिंडल का रोटेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये है हेड स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक बोरिंग मशीन का। मैं अगेन उसमें रिपीट करता हूँ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द मशीन। द एंटायर मशीन इज बिल्ट अराउंड इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बोरिंग मशीन का। वो इट सपोर्ट्स, वो उसका मेन फंक्शन क्या है? इट सपोर्ट्स, ड्राइव्स एंड फीड्स द टूल। वो टूल को सपोर्ट करता है, उसको ड्राइव देता है, उसको फीड भी देता है। उसमें 1 या 2 स्पिंडल होते हैं। एक स्पिंडल जो होता है दैट इज फॉर द हैवी वर्क और उसका मूवमेंट स्लो होता है। दूसरा होता है वो स्पिंडल लाइटर वर्क के लिए होता है, लेकिन वो उसमें आप फास्टर ऑपरेशंस कर सकते हो। और स्पिंडल रोटेशन में आप आइदर साइड आप उसको रोटेट कर सकते हो। आइदर साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसको रोटेट कर सकते हो। दूसरा पार्ट आता है कॉलम।
मशीन का कॉलम। द कॉलम प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हेडस्टॉक एंड गाइड्स इट अप एंड डाउन एक्यूरेटली बाय मीन्स ऑफ वे। कॉलम क्या करता है, जो आपका जो हेडस्टॉक है वो उसकी गाइड में आप उसको एक्यूरेटली आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हो। इट इज हैवीली कंस्ट्रक्टेड एंड इज होलो टू हाउस द काउंटरवेट्स which balance the headstock and make it easier to move। वही जो कॉलम होता है उसका कंस्ट्रक्शन हैवी होता है। कॉलम्स आर कीड, डॉवेल एंड बोल्टेड टू बेस। कॉलम कहाँ पे फिक्स होता है, बेस पे। किस तरह से होता है, उसमें कीवे की तरह से भी होता है, डॉवेलिंग भी होता है और बोल्टिंग भी होता है। सम कॉलम्स आर स्टेशनरी whereas others मूव विद देयर बेस। कोई कॉलम स्टेशनरी भी होता है और कोई कॉलम बेस के साथ मूव भी होता है। तो ये था आपका कॉलम। नेक्स्ट इज द कॉलम बेस। कॉलम बेस क्या होता है, द बेस सपोर्ट्स एंड सिक्योर्स द कॉलम। दिस बेस, जो कॉलम बेस है वो आपका कॉलम है उसको सपोर्ट एंड सिक्योर करता है। इट हाउसेज द वेरियस गियर्स एंड ड्राइविंग मैकेनिज्म। उसमें ये जो कॉलम बेस होता है उसमें अलग अलग गियर भी होता है, गियर की असेंबली होती है एंड ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है। ऑन अभी ये देखो, ये कॉलम बेस कैसे है, तो फ्लोर टाइप में किस तरह से होता है और प्लानर टाइप मशीन में कैसे होता है। ये जो टाइप्स ऑफ बोरिंग मशीन है वो हम नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे। तो ऑन फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन द कॉलम बेस इज माउंटेड सो दैट स्पिंडल इज एट राइट एंगल टू द वेज ऑफ द रनवे। ये फ्लोर टाइप बोरिंग मशीन जो होता है, कॉलम बेस इज माउंटेड सो दैट द स्पिंडल इज एट राइट एंगल टू द वेज ऑफ द रनवे। रनवे का जो वेज होता है उसमें ये स्पिंडल उसके राइट जो होता है उसमें राइट एंगल पे होता है। एंड जो प्लेनर टाइप मशीन होता है द स्पिंडल इज पैरेलल टू द वेज ऑफ द रनवे। तो प्लेनर टाइप जो मशीन होता है उसमें ये स्पिंडल जो होता है दैट इज पैरेलल टू द वेज ऑफ द रनवे। हम ये दोनों मशीन का फिगर भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज द एंड सपोर्ट कॉलम। एंड सपोर्ट कॉलम क्या होता है, फॉर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ लॉन्ग बोरिंग बार्स एंड हैवी टूल्स एंड आउटबोर्ड बेरिंग इज यूटिलाइज्ड टू सपोर्ट द एंड ऑफ द बार। जैसे मान लो आपका वर्कपीस का लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वर्कपीस का लेंथ ज़्यादा है दैट मीन्स कि आपको बोरिंग बार भी इतना लंबा चाहिए। अभी बोरिंग बार लंबा होगा तो क्या होगा, वो एक एंड पे आपने उसको फिक्स किया है तो दूसरा एंड हैंगिंग होगा और वो जो हैंगिंग एंड है वहाँ पे आपने बोरिंग का टूल लगाया है। तो होगा क्या, उसमें डिफ्लेक्शन होगा। टू अवॉइड दिस डिफ्लेक्शन ये एंड सपोर्ट कॉलम आप उसको देना पड़ता है। देयर इज एन ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ एंड सपोर्ट कॉलम। एंड सपोर्ट कॉलम दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज टाइप। On table and planar type machines, the bearing block travels in synchronism with the headstock of the machine। जो टेबल एंड प्लेनर टाइप जो मशीन होते हैं, द बेरिंग ब्लॉक ट्रैवल्स इन सिंक्रोनाइजेशन with the headstock of the machine। When such an end support is used with floor type machine, it is adjusted separately from the headstock and aligned by means of an accurate scale and vernier। This is the end support column। Next one is the runways। runways क्या है, तो these are used on floor or planar type machines to carry the main column, end support column and in some cases a rotary table। रनवेज क्या है, तो फ्लोर एंड प्लेनर टाइप मशीन्स में होते हैं। उसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू कैरी द मेन कॉलम, एंड सपोर्ट कॉलम एंड
in some cases a rotary table. When the column base, column and headstocks are traversed as a complete unit, the member upon which it travels is called a runway. ये जो तीनों कौन कौन है, तो मेन टू कैरी द मेन कॉलम एंड सपोर्ट कॉलम एंड इन सम केसेस ए रोटरी टेबल, ये तीनों अगर जो भी मूव करते हैं तो वो जो मूव करते हैं वो रनवे के ऊपर मूव करते हैं, नॉट ऑन ए बेड. बराबर. नेक्स्ट वन इज द टेबल एंड सैडल. The chief या main function of the table is to provide a support for holding the workpiece. हर एक मशीन में एक टेबल होता है. जैसे मान लो ड्रिलिंग मशीन के ऊपर टेबल होता है, तो टेबल के ऊपर आप क्या करते हैं, वर्कपीस रखते हैं. सेम वे यहाँ पे भी टेबल एंड सैडल होते हैं. तो आप टेबल के ऊपर आप वर्कपीस को होल्ड करते हैं. और टेबल किसके ऊपर होता है, तो टेबल सैडल के ऊपर होता है. It also provides a means of locking and clamping the work. ये जो टेबल होता है उसमें वो अरेंजमेंट भी होता है कि जिससे आप वर्कपीस को लॉक एंड क्लैम्प कर सकते हो. इट इज इक्विप्ड विथ सुटेबल रेंजेस ऑफ फीड्स एज वेल एज रैपिड ट्रैवल्स. आप उसमें ये जो टेबल के ऊपर वर्कपीस है, आप वो भी अरेंजमेंट उसमें होता है कि आप उसको स्लो एंड फास्ट मूवमेंट वर्कपीस की आप टेबल के ऊपर करवा सकते हो. द टेबल यूजुअली ट्रैवल्स एज राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल अनलेस प्रोवाइडेड विद द सैडल. द फंक्शन ऑफ द सैडल इज टू प्रोवाइड ए कंपाउंड मूवमेंट ऑफ द टेबल. इंपॉर्टेंट थिंग है, द सैडल का फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स ए कंपाउंड मूवमेंट ऑफ द टेबल सो दैट it can move axially as well as transversely to the spindle. आप सैडल को ऊपर नीचे भी कर सकते हो और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी कर सकते हो. और तीसरा भी एक मूवमेंट है, आप उसका एंगुलर मूवमेंट भी कर सकते हो. बराबर. लास्ट वन इज द बेड. इट मे बी कास्ट इन वन और सेवरल पीसेस. जो मेन बेड होता है वो मोस्टली सिंगल पीस में होता है, कास्टिंग किया होता है. लेकिन अगर बहुत बड़ा मशीन है तो सिंगल पीस में भी होता है और मल्टीपल पीस में भी उसको कास्टिंग किया हुआ होता है. इट सर्व्स टू सपोर्ट द कॉलम एंड हेडस्टॉक, द एंड सपोर्ट, द टेबल, द सैडल एंड द वेरियस फीड एंड कंट्रोल शाफ्ट्स. ये आगे हमने जितने भी पार्ट्स देखे, ये हर एक पार्ट को ये बेड सपोर्ट करता है. कौन कौन से पार्ट्स, द कॉलम, हेडस्टॉक, एंड सपोर्ट, टेबल, सैडल. और ये जो बेड होता है उसमें वेरियस फीड्स एंड उसके कंट्रोल शाफ्ट्स भी होते हैं. इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी फीडिंग मैकेनिज्म फॉर द टेबल एज वेल एज ए कूलेंट टैंक. बेड के ऊपर या उसके नज़दीक में नीचे कूलेंट टैंक भी होता है, सो दैट व्हेन मशीनिंग ऑपरेशन या बोरिंग ऑपरेशन इज ऑन ड्यूरिंग टू, ये जो मशीनिंग होता है तो हीट जनरेट होता है और आप टूल आपका ब्लंट होता है. टू इंक्रीज द टूल लाइफ एज वेल एज टू गेट द बेटर सरफेस फिनिश इन द बोरिंग सरफेस आप कूलेंट यूज करते हैं. तो ये कूलेंट टैंक भी बेड में होता है. नेक्स्ट वन इज द फ्लोर प्लेट एंड क्रॉस रेल. जैसे मैंने पहले बताया था कि हर एक पार्ट हर एक मशीन में नहीं होता है, तो अभी हम देखेंगे फ्लोर प्लेट. तो फ्लोर प्लेट्स आर मेड अप ऑफ सेवरल सेक्शंस कीड एंड डॉवेल टुगेदर टू फॉर्म ए कंटिन्यूस सरफेस फॉर फास्टनिंग वर्क. The floor plates are mounted on a foundation and are not adjustable after leveling into position. T-slots are provided for work clamping. जहाँ पे सैडल और टेबल नहीं होता है वहाँ पे फ्लोर प्लेट होता है. तो फ्लोर प्लेट के ऊपर टी स्लॉट्स भी होते हैं, तो डायरेक्टली आप फ्लोर प्लेट के ऊपर आपका वर्क पीस आप उसमें रख सकते हो. एंड विद द हेल्प ऑफ टी स्लॉट्स यू कैन क्लैम्प द वर्क पीस. तो ये जो फ्लोर प्लेट होता है
वो फ्लोर टाइप जो बोरिंग मशीन है उसमें ही होता है। क्रॉस रेल, इट इज यूज ओनली ऑन द मल्टीपल हेड बोरिंग मशीन। क्रॉस रेल कहाँ पे होता है? हम जब मल्टीपल स्पिंडल जो वाला जो बोरिंग मशीन देखेंगे उसमें क्रॉस रेल कैसे होता है, उसका फंक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे। लेकिन क्रॉस रेल सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल स्पिंडल या मल्टीपल हेड बोरिंग मशीन में ही होता है। नेक्स्ट वन इज द मशीन साइज। जैसे मान लो कि हर एक चैप्टर में हम देखे थे कि आप कोई मशीन परचेस करने जाते हो, जैसे मान लो लेथ परचेस करने जाते हो, तो आप परचेस करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको आप सप्लायर को देनी पड़ती है, उसी तरह से हमने ड्रिलिंग में भी देखा था और सेम वे हम बोरिंग मशीन में भी देखेंगे। तो आप अगर बोरिंग मशीन को परचेस करना है तो अगर मार्केट में जाएंगे तो आपको उसको कुछ स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है। तो क्या देना पड़ता है? द साइज ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन is given by the size of the largest bar the machine can handle। बोरिंग बार कौन सी साइज का सबसे ज़्यादा आप यूज़ करना चाहते हो वो आप उसको सप्लायर को देना पड़ता है। एन एवरेज मशीन में बी एक्सपेक्टेड टू टेक ए 75 mm बार, जो एवरेज टाइप का होता है उसमें आप 75 mm बोरिंग बार आप फिक्स कर सकते हो। ऑल्दो मशीन्स अप टू 150 mm इन साइज में भी परचेज, वो 150 mm का बोरिंग बार की साइज का भी मशीन मार्केट में अवेलेबल होता है। द स्पिंडल स्पीड एंड हॉर्स पावर आर ऑफ ऑर्डर ऑफ 22 to 1600 RPM एंड 10 to 80 हॉर्स पावर रिस्पेक्टिवली। जैसे स्पिंडल का स्पीड कितना होता है, उसका स्पीड मतलब उसका रिवोल्यूशन पर मिनट, तो स्पिंडल का स्पीड 22 to 1600 RPM तक हो सकता है। और जो ये स्पिंडल रोटेट करने के लिए जो आप मोटर यूज़ करेंगे उसका हॉर्स पावर 10 to 80 हॉर्स पावर का आप यूज़ कर सकते हैं। While specifying capacity of the machine, one should mention the following points also in addition to the above points। मतलब ये आपने मशीन परचेस करने के लिए जो ऊपर वाला जैसे स्पिंडल का आप बोरिंग बार का डायमीटर आपने दिया, स्पिंडल का आरपीएम दिया, आपने मोटर का रेटिंग या मोटर का हॉर्स पावर दिया, लेकिन उसके साथ में आपको ये चीज़ भी आपको देनी पड़ती है जैसे कॉलम का हाइट, टेबल का साइज, फ्लोर एरिया एंड वेट ऑफ द जॉब। आप मैक्सिमम कितने वेट का जॉब आप उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं ये भी आपको उसको देना पड़ता है। दिस इज ऑल।